चलिए तो शुरू किया जाए। लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि अगर आपके पास क्या कहते हैं एक रिंग है इस तरह से, ठीक है, और वो कितने मास की है? एम मास की। यूनिफॉर्म रिंग है, एम मास की। तो अगर आपसे पूछता है कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी, तो कितना हमने पढ़ा था? 0 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। और देखते हैं इसके आगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, क्या हो? रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं आपके पास ये जो है ट्रायंगल है और ट्रायंगल की सारी साइडें क्या हो? बराबर हो। तो रेगुलर पॉलीगन की दो तरह से हम पहचान कर सकते हैं। पहली चीज, दो कंडीशंस होंगी। इसकी सारी साइडें कैसी होगी? इक्वल। सारी साइडें कैसी होगी? इक्वल। और दूसरी चीज क्या होगी? हर एक एंगल कैसा होगा? सेम। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? सेम। तो ये पहचान किसकी होती है? रेगुलर पॉलीगन। तो ये ट्रायंगल एक कैसा है? रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, स्क्वायर भी हो, स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती है? इक्वल। और सारे एंगल क्या होंगे? सेम। तो ये भी कैसा है? रेगुलर पॉलीगन। ऐसे आप देख सकते हैं पेंटागन। किसके बारे में? पेंटागन। पेंटागन भी कैसा होता है? रेगुलर पॉलीगन। सारी साइडें कैसी होती है? इक्वल। और सारे एंगल्स कैसे होते हैं इनके आपस में? इक्वल। ऐसे हेक्सागन देख सकते हैं। समझ आ रही ना बात? तो ये सब के सब कैसे हैं? कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन। अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है और हर कॉर्नर पे इसके इसके हर कॉर्नर पे सिमिलर मास रखा हुआ है। कैसा मास रखा हुआ है? सिमिलर मास रखा हुआ है। तो अगर सिमिलर मास रखा हुआ है तो इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर। कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर। जैसे ये है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे मास कितना है? m है। मास कैसा होना चाहिए? सिमिलर। तो इस पॉलीगॉन के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगी? 0। समझ आ रही ना बात? कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, पेंटागन भी। और कैसा मास होना चाहिए? सिमिलर। ये m m m m m। तो इसके भी सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगी? 0। समझ आ रही ना बात? तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसके कॉर्नर्स पे क्या रखे हो? सिमिलर मास रखे हो, तो उसके सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? इसको कर लीजिए, ठीक है। लास्ट क्लास में लिख चुके हैं ना? हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए रिंग, ड्यू टू ए रिंग ऑन एक्सियल पॉइंट्स, ऑन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक कोई रिंग है, ठीक है, इस तरह से इसको डॉटेड कर लीजिएगा। क्लियर रहेगा ना? ये क्या है? एक रिंग है, ठीक। और इसका ये वाली चीज जो है
ये एक्सिस वाली लाइन है इसकी, ठीक है, ये एक्सिस है रिंग की, क्या है, एक्सिस है, रिंग ऐसे है ना, और सेंटर से क्या पास हो रही है, एक्सिस पास हो रही है। अब कह रहा है इसके सेंटर, मतलब क्या कहते हैं, ये जो एक्सियल लाइन है ना, यहां पे कोई पॉइंट हो P नाम का, किस नाम का, P नाम का, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे आपसे पूछ रहा है, यही बताना ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन दी एक्सियल पॉइंट, समझ आ रही ना बात। तो इस एक्सियल वाले पॉइंट, एक्सिस वाले पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या बताना है, इस रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगी, अगर रिंग का मास कितना है, m है, समझ आ रही ना बात। तो इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, समझ आ रही ना बात। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, वो क्या होती है, Gmx डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसमें सारी पहचान, G कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, रिंग का मास, और x जो है ना वो सेंटर से दूरी है, किसकी, पॉइंट P की, कहां से दूरी है, सेंटर से, ठीक है, x हो गई। और ये जो रिंग की रेडियस है वो कितना है, r है, रिंग की रेडियस कितना है, r है, x तो आप पहचान ही गए हो, समझ आ रही ना। तो इस फार्मूले से आपको क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी लाइन पे, पॉइंट अगर हो, एक्सियल पॉइंट, एक्सिस वाली लाइन पे क्या हो, पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो इस फार्मूले से आप पता कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अगर ये जो x की वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये x क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, x लगभग कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, x कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो x 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा बताइए, सेंटर पे। अगर पॉइंट सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगी बताइए, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है किसके, रिंग के सेंटर पे, इससे पहले भी हमने देखा था, और इस फार्मूले से भी वही आ रही, समझ आ रही ना। दूसरा देखिएगा, सेकंड पॉइंट, सेकंड देखिएगा, सेकंड कंडीशन में अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर x बहुत बड़ा है, x क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, r से, रेडियस से, अगर x बहुत बड़ा है, मच ग्रेटर देन क्या है, r है, तो अगर x बहुत बड़ा है किससे, r से, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए x से कौन जुड़ा हुआ है, r, तो r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, r क्या हो जाएगा, क्योंकि r बहुत क्या है, छोटा है, तो E ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, Gmx डिवाइड बाई, ये वाली चीज नेग्लिजिबल, तो x की पावर कितना है, 2, और उसकी पावर कितना है, 3/2, तो आपको पता है पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x की पावर 3, और ऊपर एक x है, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, Gm/x², यही बचेगा ना, Gm/x²। इसका मतलब आप समझ रहे हो ये फार्मूला किसका है, ध्यान से सुनना, अगर कोई एक सोर्स मास हो, कौन सा मास हो, सोर्स मास, किसी डिस्टेंस r पे, इस सोर्स मास की वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, तो हमने पढ़ा है फार्मूला क्या होता है,
m बाई ना। अब यहां पे डिस्टेंस कितना थी बताइए, x थी, तो r की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो मतलब ये वाली चीज किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। किसके लिए, तो अगर आपका ये पॉइंट बहुत दूर होता, पॉइंट कहां पे होता, बहुत दूर होता, तो बहुत दूर होता तो ये रिंग कैसी दिखती लगभग जब बहुत दूर से देखोगे, पॉइंट मास जैसा। तो फार्मूला कैसा आ रहा है, पॉइंट मास के जैसा। समझ आ रही ना बात। एक थर्ड केस देख लीजिए, है ये वाली चीज। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर x बहुत बड़ा है किससे, r से, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। ये वाली चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी तो x की पावर कितना बचेगी, 2, और उसकी पावर कितना, 3/2। तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर कितना बचेगा, 3, एक x ऊपर से कट जाएगा, कितना बचेगा, gm/x²। अब इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि एक पॉइंट मास की वजह से किसी डिस्टेंस r पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितने के बराबर होती है, gm/r²। तो वही फार्मूला ये भी है, सेम ही है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, कहाँ हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो दूर से देखने पे ये रिंग कैसी दिखेगी, पॉइंट मास के जैसे। ठीक है। और थर्ड केस, वो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में अगर x जो है, x क्या हो जाए, x टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, x टेंस टू क्या हो जाए, मतलब बहुत दूर हो जाए, इनफाइनाइट पे हो जाए, तो x टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी। देखिए अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई चीज इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहां तक क्लियर है। तो सेंटर पे फील्ड कितना होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0, कितना होती है, 0। और फिर उसके बाद इनफाइनाइट पे कितना होती है, तो इससे पता चलता है, एक चीज आप समझिए, सेंटर पे 0, इनफाइनाइट पे 0, तो बीच में कहीं ऐसा भी होगा, क्योंकि फील्ड किसके साथ चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, चेंज। तो अगर सेंटर पे 0 है फील्ड और इनफाइनाइट पे कितना है, 0, तो एक जगह ऐसी जरूर होगी सेंटर से इनफाइनाइट के बीच में जहां पे फील्ड क्या होती होगी, मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात बनता है। तो पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। हो गया ना। अब अगली चीज, ये बात क्लियर है ना कि ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। सेंटर पे फील्ड कितना है, 0, और इनफाइनाइट पे फील्ड कितना है, 0, और फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो अगर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है तो जाहिर सी बात है बीच में कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, मैक्सिमम। तो वो जगह पूछ सकता है ना आपसे, फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम हुई होगी। तो चलिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर वो जगह पता चलेगी ना। तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, बस आप उसको क्या करिएगा, अभी फिलहाल के लिए रट लीजिएगा। ठीक है, जब वर्क पावर एनर्जी वाले में जब पढ़ाऊंगा ना वो चीज़, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, तो फिर आपसे हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें मैक्सिमा का, तो इससे इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर रहेगा ना। तो चलिए मैं वो जगह सीधी बता देता हूं, किस जगह पे क्या कहते हैं, फील्ड मैक्सिमम होगी। समझ आ रही ना बात। तो ये मान लेते हैं आपके पास क्या है, रिंग है, ठीक है, ये एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। सेंटर पे फील्ड क्या होगी, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है, 0 होती है। और इनफाइनाइट पे भी क्या होती है, 0 होती है। अच्छा एक बात बताओ, इस रिंग पे मास कितना है, m है। सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर होगी, फील्ड की डायरेक्शन। समझ आ रही ना बात, फील्ड की क्या पता करना है, डायरेक्शन। तो एक चीज आप समझिए, फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, फोर्स की तरफ। किस तरफ होती है, फोर्स की तरफ।
तो आपको अगर फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, जैसे मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना है फील्ड की, तो एक एज्यूम कर लेंगे, अपनी तरफ से एक मास एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? मास। तो ये मास इस मास को किधर खींचता, बताइए? किस तरफ? अपनी तरफ ना। तो अपनी तरफ खींचता। तो एक बात बताइए, इधर की तरफ ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लेते हैं आर है। क्या है? आर है। तो आर से जो फील्ड लग रही है वो किधर की तरफ लग रही है? इधर की तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ना, अपोजिट। समझ आ रही ना बात? किधर लग रही है? अपोजिट। अब वो पोजीशन आर की पता करना है जहां पे फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आर इज इक्वल टू, ये स्मॉल आर क्या है? पोजीशन। आर के बजाय या एक्स कह लो अगर आपको कंफ्यूज करता है। ये क्या है? पोजीशन है। एक्स क्या है? पोजीशन। आपको वो पोजीशन पता करना है जहां पे फील्ड क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम। वो जगह जो होती है, ये जो रिंग है ना, रिंग की रेडियस डिवाइड बाई कितना, √2 जहां पे होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समझ आ रही ना? रिंग की रेडियस डिवाइड बाई कितना? √2। अच्छा ये बताओ, ये जगह दो जगह पड़ेगी ना, एक इधर पड़ेगी और एक इधर पड़ेगी। तो वो दो जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ग्राफ। तो देखिएगा, ये वाली एक्सिस आप किसको मान लीजिए, ये वाली जो एक्सिस है, ये मान लेते हैं इस पे कौन सी चीज है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ये वाली जो है, ये क्या चीज है? पोजीशन ना। अब आप देखिएगा, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? सेंटर पे कितना होगी? 0। और इनफाइनाइट पे कितना होगी? 0। किस जगह पे मैक्सिमम होगी? अच्छा पहले +r/√2 देख रहे हैं ना? क्या देख रहे हैं? +r/2। अब मसला ये है कि ग्राफ ऊपर बने या नीचे बने। देखिएगा, अगर ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव है तो नीचे कैसी होगी? नेगेटिव होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, पोजीशन देखिए, पोजीशन इधर पॉजिटिव और फील्ड किधर है? इधर ना। तो फील्ड कैसी है? तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? पोजीशन कैसी होगी? पॉजिटिव। और फील्ड कैसी होगी? नेगेटिव। तो मतलब ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में रहना। समझ आ? तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा ऐसे। समझ आ रही ना बात? ये वो जगह है, ये वाली जगह देखिएगा, ये वो जगह है, ये यहां पे फील्ड क्या है बताइए? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। ये वो जगह है, और इस जगह का नाम, ये पोजीशन क्या होगी? x इज इक्वल टू यहां पे कितना होगा? r/√। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही एक पोजीशन इधर भी होगी। समझ आ रही ना? तो इसका ग्राफ कैसे? अच्छा एक बात बताओ, अगर रिंग के इधर होगा तो मुझे थोड़ा जवाब देना, अगर पॉइंट रिंग के इधर होगा, समझ आ रही? तो ये कैसा है बताइए? पोजीशन माइनस ना। पोजीशन कैसी है? माइनस। अच्छा यहां पे एक मास एज्यूम करेंगे, तो ये मास इसको किधर खींचेगा? इधर की तरफ ना। तो फील्ड तो इधर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किधर है? इधर की तरफ है ना। और पोजीशन कैसी है? माइनस। तो इस बार अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ कैसी है? पॉजिटिव। और इधर की तरफ पोजीशन कैसी है? नेगेटिव। तो इस बार ग्राफ किस में बनेगा? इस वाले में बनेगा। समझ आ रहे हैं? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखिएगा, ऐसे। समझ आ रहे हैं? तो ये जगह जहां पे फील्ड क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये कितने के बराबर होगी? -r/√2। समझ आ रही ना बात? बस इसका ग्राफ बन गया, और वो जगह भी पता चल गई जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। कहां पे मैक्सिमम होगी? +r/√2 और -r/√2। समझ आ रही ना बात? इधर वाला ग्राफ किधर बनेगा? नीचे, क्योंकि फील्ड किधर है? माइनस की तरफ। फील्ड कैसी है? समझ आ रही? और इधर
फील्ड कैसी है, प्लस, और पोजीशन कैसी है, माइनस। ठीक है, इसको बना लीजिए। लिख चुके हैं ना? चलिए नेक्स्ट चीज देखिएगा। देखो बढ़िया से, अगर एक मास कैपिटल एम है और किसी डिस्टेंस आर पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो ये कितने के बराबर होती है? जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होती है ना। और ये फार्मूला एक चीज और आपको मैसेज दे रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कमजोर होती जाती है। समझ आ रही ना बात? इनवर्स रिलेशन है ना। कैसा है? इनवर्स रिलेशन। अब आप देखिएगा, हेडिंग डालेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए hollow sphere of mass कैपिटल एम। ठीक है, ऑफ मास कैपिटल एम। और हालो स्फीयर जो होता है, हालो स्फीयर, इसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पता चला हालो स्फीयर की जगह पे स्फेरिकल शेल बोल दिया, आप समझ ही नहीं पाए। समझ आ रही ना? हालो स्फीयर मतलब फुटबॉल आप देखे हो, अंदर क्या भरी होती है? एयर। बाहर से क्या होता है? कवर होता है। तो वो हालो स्फीयर है। और आपने कंचे खेला होगा, शीशे का जो होता है बचपने में, वो पूरा भरा होता है ना, वो कैसा होता है? सॉलिड स्फीयर। समझ आ रहा? तो ये हालो स्फीयर मतलब क्या? दूसरा मीनिंग स्फेरिकल शेल। क्या चीज? स्फेरिकल शेल। चलिए यहां तक हो गया। अब आप देखिएगा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ना, स्फेरिकल शेल की वजह से या हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना है हमें। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो हॉलो स्फीयर है, बढ़िया से समझिएगा मेरी बात। ठीक, यहां पे ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? सेंटर। और सेंटर से कोई डिस्टेंस आर, ये जो है, अब दो आर है, ये जो है सेंटर से डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की, वो कितना है? कैपिटल आर। अच्छा ये बताओ, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हो स्फीयर की वजह से, हालो स्फीयर है ये ना, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, उस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये सेंटर से ये जो आर है ना, आर क्या है? बड़ा है किससे? रेडियस। इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट स्फीयर से क्या है? बाहर है। स्फीयर से क्या है? बाहर है। तो जब बाहर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा, कहां पे? बाहर वाले पॉइंट पे, तो ये जो स्फीयर है ना, कितने मास का है? m मास का। तो इसका पूरा मास कहां पे मान लिया जाएगा? सेंटर पे। तो वैसा बन जाएगा कि नहीं? अगर पॉइंट कहां पे है? बाहर है। तो बाहर है तो इसका पूरा मास कहां पे मान लिया जाएगा? सेंटर पे। और फार्मूला क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का? gm बाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगला पॉइंट सुनिएगा, एक मिनट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर ये पॉइंट जो है सरफेस पे आ जाता है, कहां पे आ जाता है? सरफेस पे। ऐसे देखिएगा, यहां पे बना देता हूं। ये जो पॉइंट है ना, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। और जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो, वो पॉइंट कहां पे है? सरफेस पे। ये पॉइंट पी है। तो इस केस में ये जो स्मॉल आर है, वो बराबर है किसके? कैपिटल आर।
अभी भी पॉइंट कहां पे है, बाहर, तो ये पूरा मास कहां पे माना जाएगा, सेंटर पे। फिर फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, GM बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। और स्मॉल r को क्या लिख सकते हो बताइए, 2 हो गए। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना। अब तीसरा आपसे क्या पूछेगा, तीसरा आपसे पूछेगा थर्ड केस। थर्ड केस में एक स्फीयर लीजिए और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अगर आपसे यहां किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे पूछता है ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, अच्छा इस बार r क्या है, स्मॉल r क्या है, छोटा है किससे ना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा फील करिएगा इस चीज को, जब पॉइंट बाहर था, पॉइंट कहां पे था, तो ये पूरा मास क्या बन जाता था, पॉइंट मास, और पूरा मास इस वाले पॉइंट पे क्या बनाता था, फील्ड। अच्छा जब पॉइंट बाहर था, इस वाले केस में भी देखिए, तो पूरा मास कहां पे आ जाता था, सेंटर पे, और ये क्या बनाता था, फील्ड। अब जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो, अगर इसको एक स्फीयर एज्यूम करो, तो आपको क्या लगता है अंदर कोई मास है, तो फील्ड बनाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए बताइए, इस हिसाब से अंदर क्या होना चाहिए, अंदर कोई मास है। अगर अंदर कोई मास नहीं है तो फील्ड कैसे बन पाएगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के। समझ गए ना मेरी बात। तो अगर हालो स्फीयर है तो एकदम पॉइंट मास जैसा ट्रीट करोगे, बाहर कहां पे पॉइंट मास जैसा ट्रीट करोगे, अगर पॉइंट कहां पे है, सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक कैसा ट्रीट करोगे, पॉइंट मास। और अंदर क्या होती है हालो स्फीयर के, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अब रुक जाइए, एक इसका ग्राफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ये क्या हो जाएगी, पोजीशन, क्या हो जाएगी, पोजीशन। यहां पे एक पोजीशन ऐसी है जहां पर R बराबर है किसके, देखना ये ग्राफ हम कहां से बना रहे हैं, सेंटर से, कहां से बना रहे हैं, अच्छा सेंटर से लेकर के सरफेस तक फील्ड क्या है बताइए, अबे सेंटर से सरफेस तक अंदर फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। तो यहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताइए, कितना हो जाएगी, 0। समझ आ रहे हैं। अच्छा सरफेस पे ये होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब सरफेस से आगे जैसे बढ़ोगे तो R क्या होगा, बढ़ने लगेगा, R बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कमजोर। तो सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। सबसे ज्यादा कहां पे होगी, कहां पे होगी, सरफेस पे। फिर उसके आगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कमजोर होगी, क्या होगी, कमजोर होगी। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, सरफेस पे। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, समझ आ रही ना बात, क्लियर है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ध्यान से सुनना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, समझ आ रही ना बात, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस R, इसमें आपने एक चीज देखा होगा, अगर ये स्फीयर है ना, स्फीयर का मास कितना है, कैपिटल M, यहां पे फील्ड निकालनी थी, तो यहां पे क्या एज्यूम कर लोगे, मास। तो मास एज्यूम करोगे तो ये मास इस मास को किधर खींचेगा, तो फील्ड इधर है, पोजीशन इधर है ना, तो आना तो ग्राफ नीचे बनना चाहिए था, इधर बनना चाहिए था, लेकिन बना कहां दिया है। तो एक चीज याद रखना, ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, ये किसका है, अगर माइनस कंसीडर करते तो इसका ग्राफ कैसा बनता, ये वाली चीज देखिएगा ध्यान से, ऐसे बन जाता। समझ आ रही ना बात, यहां पे कैसा हो जाता ग्रेविटेशनल फील्ड, हकीकत में किधर होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, इधर की तरफ ना, और R ऐसे बढ़ेगा, तो R कैसा है, पॉजिटिव, और फील्ड कैसी है, समझ आ रही ना।
लेकिन ये वाला जो है ये किस बेसिस पे है, जिसमें निगेटिव कंसीडर, समझ आ रही ना बात? हो गया। अगर यहीं पे वेक्टर लगा देते हैं ना तो कौन सा सही होता, नीचे वाला। अगर मैग्नीट्यूड है तो कौन सा सही होगा, ऊपर वाला। ठीक, लिख चुके, बोलो। अब यहां पे पढ़ेंगे ड्यू टू a uniformly distributed uniformly distributed यूनिफॉर्म लिखो बस, यूनिफॉर्म due to a uniform solid sphere due to a uniform solid sphere। समझ रहे हो इसका मतलब, जो हॉलो था उसकी जगह पे कैसा आ गया, सॉलिड स्फीयर ना। और इसका भी मास कितना है, कैपिटल एम, इसकी भी रेडियस कितना है, कैपिटल आर। एक मिनट हेडिंग डाल लीजिएगा, पहले आप समझना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हेडिंग तो पढ़ ही जाएगी। दो चीजें एकदम सेम रहेगी पिछले जैसा। ये सॉलिड है ना, मतलब पूरा भरा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ है। ध्यान से देखना, पॉइंट कहां पे है, बाहर। तो जो हालो का फार्मूला था वही सॉलिड का होगा। अगर पॉइंट बाहर है तो पूरा मास कहां पे मानना जाएगा, सेंटर पे। समझ गए ना? अच्छा, सरफेस पे भी क्या होगा, तो मतलब हॉलो और सॉलिड के लिए बाहर की कहानी क्या है, सेम। अब मसला कहां पे आएगा, अंदर। एक चीज आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं येलो कलर बनाता हूं, इस वाले मास को ना, और इस वाले को मैं, इस बार पॉइंट कहां पे है बताइए, अंदर है ना। किसी डिस्टेंस r पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है ना, कहां पे पूछा है, इस बार r क्या है, स्मॉल r, छोटा है किससे, कैपिटल R से ना। पिछली बार हालो था, पिछली बार क्या था, तो यहां पे मास ही नहीं बचा था, ग्रीन कलर वाला जोन क्या था, खाली, तो वो फील्ड नहीं बना पा रहा था। लेकिन इस बार तो है मास, इस बार भरा हुआ है ना, तो इतना जो ग्रीन कलर वाला वो क्या बनाएगा बताइए, क्या बनाएगा यार, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। इस वाले पॉइंट पे, ये ग्रीन कलर वाले पॉइंट को मान लो कितना है, P है। इस पॉइंट पे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो कितने के बराबर हो जाएगी बताइए, G। और ग्रीन कलर का मास कितना है, इतना ही मास तो फील्ड बनाएगा। अरे भाई, इस वाले पे जब ये भरा हुआ था तो ये पूरा मास फील्ड बना रहा था ना, तो इस बार पॉइंट अंदर है ना, तो इतना मास बनाएगा ना फील्ड। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये ग्रीन कलर वाले का मास कितना मान लो, m डैश। अच्छा, पूरे का मास कितना है, m है, पूरे का मास कितना है, m है। तो ये ग्रीन कलर वाला जो है वो कितना के बराबर है, m डैश। तो m के बराबर तो नहीं होगा ना, m से क्या होगा, कम होगा। यहां पे कितना मान लेते हैं, m डैश डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब m डैश निकालना हमारा टास्क है, क्या निकालना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली अगर यूनिफॉर्म सॉलिड है तो जैसे हर पेन का रेट सेम हो, हर पेन का रेट क्या हो, तो एक पेन अगर 2 रुपए की है तो 5 कितने की होगी, 10 की ना। लेकिन अगर हर पेन का रेट अलग हो
तब ऐसा कर सकते हो। तो ये यूनिफॉर्म बोल दिया, इसका मतलब हमारे लिए आसानी कर दिया। समझ आ रही ना? अब देखो कैसे निकालेंगे इतना मास m डैश। अब देखिए आपकी फिजिक्स नहीं, आपका दिमाग है, बस क्या है ना उसमें जंग लगी हुई है, इसलिए हम नहीं सोच पाते। समझ आ रही ना बात? देखिएगा कैसे, कुछ बड़ी बात नहीं है m डैश निकालना। टोटल मास कितने के बराबर है बताइए? टोटल मास कितना है? m। अच्छा अगर सॉलिड है, अगर आपके पास कैसा स्फीयर है, सॉलिड है ना, तो मास किसमें, किसको डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा मास? वॉल्यूम के पास है। अगर हॉलो होता तो पूरा मास किस पे होता? एरिया पे ना, किस पे होता? अच्छा ये पूरा मास किसके पास है? वॉल्यूम के पास ना। तो मास पर यूनिट टोटल वॉल्यूम कर लो, तो मास कितना हो जाएगा? m डिवाइड बाई 4/3 पाई। आर कौन सा यूज करोगे? कैपिटल। आपको पता है इससे क्या निकल आएगा? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास? एक यूनिट वॉल्यूम में। अच्छा एक बात बताओ, एक पेन का रेट पता चल जाए तो 5 पेन का निकालना हो तो आप क्या करते हो? तो एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब आप समझ रहे हो, एक अगर आप इसकी वैल्यू रखते ना, ये मास की वैल्यू रखते 10, कितना रखते? 10 केजी, और वॉल्यूम मान लेते हैं कितना होता? 2 मीटर क्यूब, तो आंसर कितना आता बताइए? ये टोटल मास और ये क्या हो जाता? टोटल वॉल्यूम। कितना आंसर आता बताइए? 5 केजी पर मीटर क्यूब, यही आता ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना केजी? तो 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा? 3 से क्या कर दोगे? इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। समझ आ रहे? ये आपका क्या निकल आया बताइए? 1 मीटर क्यूब में कितना, कितना मास? 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, ये पता चल गया ना। तो आपको कितने में मास चाहिए था? कितने वॉल्यूम में बताइए? अब देखो ध्यान से देखना, m/4 पाई आर क्यूब, ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, और चाहिए आपको, जानते हैं कितने वॉल्यूम में मास? 4/3 पाई, और ये कितना? स्मॉल आर क्यूब, इतने में चाहिए। तो आपको ये जो आंसर मिलेगा, ये टोटल आंसर, ये कितने के बराबर होगा बताइए? m डैश के बराबर। समझ आ रही ना बात? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो इससे पता चल जाएगा, और चाहिए इतने में मास, तो वो कितने के बराबर होगा? m डैश के। क्या क्या कट जाएगा? तो m डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? g/r² इंटू कितना हो जाएगा बताइए? m, और कितने के बराबर? r³ डिवाइड बाई कितना? कैपिटल R³। r² क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगी? Eg इज इक्वल टू Gm स्मॉल r डिवाइड बाई r³ ना। ये हो गया आपका फार्मूला। समझ आई बात? अब 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद आराम से छापते रहिएगा। अरे यार, इसको इधर से लाना था ना। यहां तक क्लियर है ना? एक बात बताओ, ये आर, स्मॉल आर क्या है? सेंटर से दूरी, स्मॉल आर है। और कैपिटल आर क्या है? स्फीयर की। आपको पता है सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो मतलब सेंटर से कहां तक? कैपिटल आर तक। कहां तक? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे सेंटर से स्मॉल आर बढ़ेगा ना, अबे सेंटर पे स्मॉल आर कितने के बराबर है? 0। सेंटर से कहां तक जाओगे? रेडियस तक।
तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। स्मॉल आर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर उसके बाद जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस के आगे की कहानी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, घटने लगती है। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0, और कहां तक बढ़ती जाएगी, सरफेस तक। अच्छा, पिछले वाले में क्या था, सेंटर से सरफेस तक क्या थी, हालो वाले में 0। इसमें क्या हो रही है, सेंटर से सरफेस तक बढ़ रही है। और फिर सरफेस से क्या होती है, तो सरफेस से कहानी कैसी है, हालो और सॉलिड की सेम, लेकिन सेंटर से सरफेस तक की हालो में क्या होती है, 0, और सॉलिड में क्या होती है, बढ़ती। और कैसे बढ़ती है, ये फार्मूला समझ आ रहे। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा, ये अभी देखिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैं बदल दूंगा इसको, समझ आ रही ना। ये हम अर्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सॉलिड मतलब क्या, अर्थ आपकी कैसी है, तो आप कुछ अलग नहीं पढ़, पहले इसको करिए फिर अभी देखिए कैसे बदल जाएगा उसमें, समझ आ रही ना बात, कर लीजिए। हो गया ना। कुछ इसमें था ही नहीं, ये दोनों कहानी सेम थी, एक कहानी थोड़ा सा आई आपके साथ। अगर इसमें दिक्कत हुई तो ये समझ लीजिए बहुत दिक्कत की बात है, समझ आ रही ना बात। अगर आप एक पेन का रेट जानते हैं और 5 पेन का नहीं बता पाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें नया नहीं है, हो गया ना। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस क्या, आर ना। एक जगह ऐसी होगी जहां पे आर बराबर होगा किसके, कैपिटल आर के ना। तो सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से कहां तक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, देखिए फार्मूला क्या है, जी एम डिवाइड बाई आर क्यू इंटू क्या है, इतनी चीज कांस्टेंट है ना। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, वो जो मास था सॉलिड स्फीयर, और आर क्या है, उसकी रेडियस। ये तीनों चीजें कैसी है, कांस्टेंट। तो आर और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में कैसा रिलेशन है, लीनियर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे क्या हो जाएगी, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम। फिर आगे की कहानी कैसी है, हॉलो के जैसी, ये ऐसे हो जाएगी, समझ आ रही ना बात। अच्छा ये बताओ, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, अगर इसमें हकीकत में देखा जाए तो एक मास, ये स्फीयर जो है यहां पे किसी मास को किधर खींचेगा बताइए, किधर खींचेगा, समझ आ रहे ना। तो कैसा होना चाहिए, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो ये किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है, मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर फॉर्म, समझ आ रही ना बात। हो गया, हो गया कि नहीं, दोनों चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन नीट में ग्राफ के ऊपर आए हुए उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप ओरली आंसर दीजिएगा, मैं बस हाँ या ना बोलूंगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस आर, द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात अभी मैंने पढ़ाई नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं,
एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अभी देखेंगे, उसी को बोलते हैं। इक्विवेलेंट होते हैं दोनों, क्या होते हैं? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों क्या होते हैं? तो ये किसके बीच में ग्राफ पूछा है? या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर, ग्राफ पूछा है किसके लिए? अर्थ। अर्थ कैसा स्फीयर है, मतलब सॉलिड का केस पूछा है ना, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ये वाला ना। बस हो गया, कर लो इसको। अगला देखो, अगला भी मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप ही बोलो कौन सा सही होगा। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ with distance r from the center of earth is correctly represented by gravitational field बोला है ना। अच्छा, पिछले वाले में अगर आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ दिया था, मैंने दो कराया है ना, एक मैग्नीट्यूड वाला और दूसरा। तो इस वाले में अगर आप देखोगे, इसमें तो एक ही था ना, तो यही सही होना था। इस वाले में आप कौन सा सही करोगे? ये वाला, बी वाला नहीं। डायरेक्शन दे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर ना। अगर ये थोड़ा सा यहां पे वेक्टर लगा देते और अच्छा लग जाता, है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो सही मायने में जब दोनों दिया होगा तो कौन सा सही माना जाएगा? ए वाला सही। समझ गए ना? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है। समझ आ रही ना बात? हो गया ना? ठीक है, अगला वाला लिखिएगा नहीं, ठीक, खाली ऐसे आंसर दीजिएगा या फोटो ले लीजिएगा। ये वाला बताइए, which one of the following plots represents the variation of gravitational field on a particle with distance r due to a thin spherical shell? spherical shell मतलब हालो ना, तो कौन सा होगा हालो के लिए? पी वाला ना। बस हो गया, इसका फोटो ले लीजिए अगर लेना है, लिखोगे तो टाइम लगेगा। बनवाया तो है ही है ना, ये चीज करवाया है ना आपको कॉपी में, तो कॉपी में तो लिखा हुआ है। हट जाऊंगा तो ब्लर कर जाएगा। ठीक है, हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा। जो हेडिंग थी ना, क्या था? ग्रेविटेशनल। पहली हेडिंग वो हालो वाली छोड़ करके सॉलिड वाली देखिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m ना। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ ऑफ मास कैपिटल M देखेंगे। हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ
अर्थ का मास m तो मान ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू अर्थ। ठीक है, वो जो सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। समझ आ रही ना? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, ये हमारी अर्थ है ना, और ये अर्थ का क्या हो गया, सेंटर, और यहां पे कोई पॉइंट P है जिस पे हम क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर होगी बताइए? अभी तक हम क्या लिखते थे, बस इतना सा फर्क है, इससे पहले पिक्चर ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते थे लेटा के, इस बार वर्टिकल है, कॉन्सेप्ट वही है। समझ आ रही ना? तो इस बार ये जो अर्थ की रेडियस है वो मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर। तो जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ना, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है कहां पे है, बाहर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला पॉइंट आर इज ग्रेटर देन किससे, कैपिटल आर ना। अब एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर की जगह पे एक चीज आप लिख सकते हो, ये यहां से लेकर के यहां तक ये हाइट कहलाती है ना, और यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, तो स्मॉल आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस अर्थ सरफेस से कितना ऊपर, एच ना, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस से ऊपर जाने पे, कहां से, सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है। अब अगली चीज समझिएगा, नेक्स्ट, अगर यही पॉइंट सरफेस पे होता, ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, और इसका मास कितना है, कैपिटल है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये सरफेस पे होता, ये जो पॉइंट P है वो कहां पे होता, सरफेस पे होता। तो इस बार ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए कितने के बराबर होगी, बोलो, जी एम बाई, इस बार स्मॉल आर बराबर है किसके, तो यहां पे आर स्क्वायर होता ना, और स्मॉल आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर हो जाता। अब आपको बताऊं, जी की वैल्यू आप जानते हो, जी की वैल्यू कितना होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ जानते हैं कितने के बराबर होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। कितने के बराबर, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मास ऑफ अर्थ रखते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। कितना होती है, जब आप तीनों की वैल्यू रखते तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो जानते हैं कितना आती, तो इसीलिए कहते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा, यहां तक क्लियर है। और ये कितना आता, 9.8, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। अच्छा अब बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप क्या बोल सकते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से ऊपर जाने पे क्या होता है, घटती है। सरफेस से ऊपर जाने पे क्या होती है, घटती है। और सरफेस पे कितने के बराबर होती है, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, G फिक्स है, मास अर्थ का क्या है, फिक्स है, रेडियस अर्थ की क्या है, फिक्स है, तो इसकी G की वैल्यू सरफेस पे क्या है, फिक्स है। और सरफेस से ऊपर जाओगे तो क्या करेगी, धीरे धीरे घटेगी।
समझ आई बात? इसको कर लीजिए। हो गया है? अब देखिए, तो यहां से एक चीज पता चली। क्या चीज? कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना अर्थ की सरफेस से, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या है? इक्विवेलेंट। क्या है? तो यहां से क्लियर हो जाने के बाद अब आप देखिएगा, तो आपका ये फार्मूला बन गया। ये G इज इक्वल टू कितने के बराबर? G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर के बराबर ना। तो आप कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी, ये G और M की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? G आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? GM बराबर किसके? G आर स्क्वायर। अब देखिए, इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पर है? तो ये वाली वैल्यू G के बराबर होगी। सरफेस पे G होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे G की वैल्यू क्या होती है? चेंज। तो इसकी जगह पे G नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिख सकते हैं? G डैश। चेंज हो जाएगा ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे G की वैल्यू क्या होगी? यही तो दोनों फार्मूले बता रहे हैं ना। सरफेस पे इतना होगी G की वैल्यू, और सरफेस से ऊपर जाओगे तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? G डैश। अच्छा, GM की जगह पे क्या लिख सकते हो वहां से बताइए? G आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R प्लस। समझ आ रही? और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर G को छोड़ो, आर स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? R प्लस एच डिवाइड बाई क्या? ये आर स्क्वायर है ना, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? R का होल स्क्वायर ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको तोड़ सकते हो? तोड़ोगे तो R डिवाइड बाई R कितना होगा? 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये तोड़ सकते हो ना, ये कितना हो जाएगा? H बाई R का होल स्क्वायर। समझ आए? आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको रट लीजिए और चाहे आप इसको रट लीजिए। समझ पा रहे हो ना? तो ये फार्मूला किसके लिए हो गया है? G की वैल्यू कहां? एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये फार्मूला किसके लिए? एट दी सरफेस। समझ आ रही ना बात? हो गया। तो दो फार्मूला G का पढ़ा दिया, एक कहां पे? सरफेस पे, और एक कहां पे? सरफेस से ऊपर। सरफेस के नीचे वो कल देखेंगे। समझ आ रही ना बात? अभी फिलहाल दो चीजें क्लियर हो चुकी है हमें। सरफेस पे जो G की वैल्यू होती है वो कितने के बराबर? GM अपॉन आर स्क्वायर के। और सरफेस से ऊपर जब G की वैल्यू निकालना होगा तो वो कितने के बराबर? G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। अच्छा ये G कहां पे है? ये सरफेस वाला G है। ये कौन सा है? क्लियर रहेगा ना? अब एक स्पेशल केस देखिएगा। स्पेशल केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक साल नीट में ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन। समझ आ रही ना? इफ H इज, ये जो H है, हाइट H, इसको स्मॉल h कर लो। यहां पे हर जगह स्मॉल h ही लिखा हो।
ये मैं स्मॉल एच और उसमें गड़बड़ कर देता हूं हमेशा। समझ आ रही ना वो? एक ही एच लिखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी ये कैपिटल कहां से आ गया। समझ पा रहे हो ना? एच एक ही लिखिएगा। मैं अक्सर मुझसे ये, चलो यहां तक हो गया। इफ एच इज मच लेस देन आर, इसका मतलब आप समझ रहे हो? ये जो हाइट है ना, ये रेडियस से क्या हो, बहुत क्या हो, मतलब नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। अगर जी की वैल्यू पूछता है तो एक बात बताऊं मैं, जी डैश इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का क्या है, होल स्क्वायर ना। समझ आ रहे? अगर ऐसा केस है कि h बहुत छोटा है किससे, r से, तो इसको अब सॉल्व करने की जरूरत है। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, g 1 प्लस एच अपॉन r, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद देखिएगा, ये h बहुत छोटा है किससे, लगभग नेग्लिजिबल हो। अच्छा, आपने अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ये a प्लस बी का क्या है, माइनस है। तो ये वाला तो फार्मूला नहीं आपको पता होता। इसको बोलते हैं मैथ में बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? जब भी ऐसा फिजिक्स में दिख जाए, जब भी ऐसा फिजिक्स में दिख जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, जी डैश इज इक्वल टू जी लिखना है। और अगर ये वाला टर्म बहुत छोटा है तो लगभग ये वाली चीज जो 1 के साथ ऐड है, ये क्या है, बहुत छोटी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 1, और ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 2h बाई आर। ये फार्मूला हो जाएगा नियर द अर्थ सरफेस का। एक मिनट छापना, तभी एक आंसर मुझे दीजिएगा ना, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 0.02 की पावर 2। तो एक बात बताओ, यही केस है कि नहीं? 1 के साथ जो यहां पे -2 लगाना, क्या लगाना, -2। इसको नीचे थोड़ा सा लिख देता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 0.02 और इसकी पावर -2। ये फिर यही केस है ना, यहां पे प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है ना। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देना है तो 1 के साथ जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो डिजिट कैसी है, बहुत छोटी है ना। तो जब बहुत छोटे का केस होगा तो इसका आंसर जानते हैं कितने के बराबर, g1, और ये चीज आगे आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 इंटू, बस आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अब कर ले जाओगे ना, समझ आया? इसमें h क्या था, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा था, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इस वाली पावर को क्या कर लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये किसके लिए फार्मूला हो गया, ये 1 साल नीट में आ चुका है। समझ आ रही ना बात, थ्योरेटिकली क्लियर रहेगा। ये नियर द सरफेस, और ये वाला कौन सा फार्मूला था, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर एट द सरफेस, और किसी हाइट पे ये वाला फार्मूला। 3 फार्मूले हम देख चुके हैं। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए। हो गया है, लिख चुके? एक बार तीनों फार्मूले दोहराइएगा। एट दी सरफेस क्या होता है फार्मूला, बगैर देखे एट दी सरफेस क्या होता है बोलो, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई नियर दी सरफेस, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H बाई above the surface, G डिवाइड बाई 1 प्लस H अपॉन, क्लियर रहेगा ना?
डेप्थ वाला बचा हुआ वो तो आगे देखेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन निपटा लेते हैं कुछ। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाई 36%. Acceleration due to gravity decrease by at a height h from the surface, then h is, आपसे हाइट ही पूछ रहा है ना। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाई 36% ना, एट हाइट h, h हाइट का क्वेश्चन है ना। h हाइट क्वेश्चन पे में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? g डैश इज इक्वल टू g और क्या था, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस, यही था ना। समझ आ रही ना बात? या तो आप उससे कर लीजिए, क्या कहते हैं जो दूसरा वाला है, जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, चाहे जहां से करिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अब आप देखिएगा अगला वर्ड, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये जी की वैल्यू किस पे है? सेंटर से किसी डिस्टेंस और जो कहां पे है, एबव दी सरफेस है, वहां पे ना। कह रहा है ये जो जी डैश है ना, वो ग्रेविटी डिक्रीज कर जाती है कितना। तो आप ये बताओ सबसे पहले, आप इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, x का ये लिखा हुआ है x इंटू 20 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब क्या होता है? x का 20%। ऐसे x का ये कितना लिखा हुआ है, x का ये कितना लिखा हुआ है 50%, x का कितना लिखा हुआ है। तो ऐसे ये बताओ, कह रहा है जो g है ना सरफेस पे, जो सरफेस पे g होती है वो कितना होती है, ये g होती है। कह रहा है उसका 36% डिक्रीज कर गया, तो बचा कितना है, कितना बचा है? तो किसका 64%? अर्थ की सरफेस पे जो जी होता है ना, उसका कितना परसेंट, 64% बची है। समझ आ रही ना बात? 36% क्या कर गए, डिक्रीज करेगा। तो ये जो जी डैश की वैल्यू है वो कितना बची हुई है, जी का 64% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये दोनों का होल स्क्वायर है ना, आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, मतलब पूरे का होल स्क्वायर है ना। आर प्लस एच का क्या, अरे यार, आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, इक्वल टू कितना, 64/100। अच्छा स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, रूट। तो 64 का रूट कितना होता है, 8, और 100 का रूट कितना होता है, 10, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई ना। अगर यहां पे काटना चाहते हो, काट करके निकाल लीजिए। क्या पूछा है, h की वैल्यू देखिए कितना आ रही, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4r प्लस 4h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5r ना। तो r को इधर लेके चले आओ तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 4h ना। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r बाई 4, h की वैल्यू पूछा, बस आंसर हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
लिख चुके हो ना, सच बताना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नहीं ये डेप्थ का है, रुक जाओ। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन करा देता हूं दो, इसको बताइएगा। वन कैन इजिली वे द अर्थ ना by calculating the mass of the earth by using the formula। mass of earth कैलकुलेट करना। g इज इक्वल टू क्या होता है, g इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर ना। ये m क्या है, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई ना। तो कौन सा फार्मूला है, कौन से फार्मूले से मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हो, इस वाले से ना। इसमें जो ई लिखा हुआ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या लिखा हुआ है, अरे आर ई ऐसे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। कौन सा, जी आर स्क्वायर बाई, ये गड़बड़ दिया हुआ है बी ना, बी वाला सही है, क्लियर है ना। जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी, इसमें क्या था, समझ आ रही ना। ये बहुत हल्का क्वेश्चन, इसके ऊपर कई क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन ना, आज हल्के हल्के करा देता हूं, क्योंकि अब टाइम भी कम है, क्लास लगभग हो ही गई है। ठीक, जब एक साथ न्यूमेरिकल होगा तब मजा आएगी कि हाँ सीखा है ना। हो गया ना। जब आप लिखिएगा ना तो आर ई ऐसे मत लिखिएगा, आर बड़ा सा ई छोटा सा ना, थोड़ा सा लिखने में। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दीजिए बस, लिख चुके ना। ये वाला बता दीजिए, कह रहा है मास ऑफ द मून इज 1% ऑफ मास ऑफ द अर्थ। मून का जो मास है वो अर्थ के मास का सिर्फ कितना है, 1%। द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून। अच्छा, ये यहां पे मून है, ये मून, और यहां पे क्या है, अर्थ ना, ऐसे हैं दोनों। अब कह रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड दैट ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज। ग्रेविटेशनल पुल का रेशियो पूछ रहा है। ग्रेविटेशनल पुल मतलब आप सोच रहे हो फोर्स, क्या चीज, फोर्स। कह रहा है जो मून अर्थ को खींच रहा है वो फोर्स, या जो अर्थ किसको खींच रही, मून को खींच रही है, उसके फोर्स का रेशियो कितना होगा, है 1:1। मैंने पढ़ाया ही था कि चाहे मास हल्का हो या भारी हो, दोनों एक दूसरे को किससे खींचते हैं, सेम फोर्स से। किससे खींचते हैं, सेम फोर्स से। समझ आ रही, तो फोर्स का रेशियो कितना होगा, 1:1। समझ आई बात, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, इससे आगे देखेंगे कल। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बार अच्छे से रिवाइज करके इसको आइएगा ना, कल की क्लास में, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। न्यूमेरिकल इस पे बहुत कराऊंगा मैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।